हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है। और इस चैप्टर के अंदर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब द्रव स्थिर अवस्था में हो तब कैसे बिहेव करेगा, मतलब द्रव के अंदर दाब की गणना कैसे करेंगे, किस जगह पर कितनी प्रेशर हमें फील होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होगा। एंड सेकेंड पोर्शन में हम लोग बात कर रहे हैं द्रव गतिकी की, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी लिक्विड को जब फ्लोट कराया जाता है, बह रहा होता है, तो उसके गुणधर्म में क्या चेंजेस आते हैं। इसी सिलसिले में आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं दो तरीके के प्रवाह को, मतलब एक हम धारा रेखीय प्रवाह और दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। एक स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात करेंगे, एक टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे। मतलब अगर कोई तरल बह रहा होगा, उसमें बहाव हो रही होगी, तो बहाव किस किस प्रकार से संभव है। एडिशनली एक क्रांतिक वेग भी पढ़ने वाले हम इस सेशन में। तो चलिए भाई इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ा ही मजेदार होने वाला है, जहां पर हम फ्लो पढ़ने वाले हैं फ्लूइड की। ये सेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में डिटेलिंग्स रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बोर्ड के लिए तो भाई थ्योरेटिकल है, ऑब्वियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। आइए हमारे सबसे पहले टॉपिक धारा रेखीय प्रवाह। स्ट्रीम लाइन फ्लो, नाम से ही क्लियर भाई, स्ट्रीम लाइन है, बिल्कुल सीधे सीधे चल करके जाना है, साफ सुथरी सी बात हुई है ना, दिख भी रहा होगा। खैर मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं पहले तो प्रवाह की बात करनी है। तो ये प्रवाह वर्ड एक्चुअली फ्लूइड के लिए ही वैलिड आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो तरीके से हम प्रवाह को समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसा ट्रैक बनाइए, या ट्रैक छोड़िए, मैं तो बोलता हूं कि आप है ना वो स्लाइडर पे गए होंगे ना, फिसल पट्टी है ना, उस पे अगर मैं कुछ पत्थरों को गिराता हूं तो आगे की तरफ जो पत्थर चल रहा है उससे पीछे की तरफ एक पत्थर आएगा, उसका कोई लेना देना होगा क्या। जस्ट सी, ऐसी फिसल पट्टी, यहां पे पत्थर, यहां पे पत्थर, यहां पे पत्थर, ऐसे कुछ पत्थर गिरा रहा हूं। ये वाले पत्थर के वेग, इस पत्थर की दिशा, या जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इस पे लगने वाला घर्षण बल, ऊर्ध्वाधर बल, व्हाटएवर डज, ये इसके लिए कोई मायने रखता है क्या। ये V1 और ये V2 मान लीजिए, ये V3 से चल रहा है, ये इधर चला गया भैया V4। क्या इन तीनों चारों पांचों की बात करूं तो किसी का दूसरे पत्थर के वेग से, दूसरे पत्थर की चाल से, दूसरे पत्थर की दिशा से कोई लेना देना है, तो आप कहेंगे नहीं। तो ठोसों में इस तरीके की कोई चीज पाई नहीं जाती। लेकिन अगर यही इसी जगह पे, इसी फिसल पट्टी की बात करता हूं, मेरे को अगर एक फ्लूइड को बहाना होता तब क्या होता। मैं कहता हूं इसके ऊपर से पानी बहाना है, तो क्या पानी भी ऐसा जाएगा कि एक बूंद आगे जा रहा है, एक बूंद पीछे, एक बूंद पीछे, ऐसा कुछ चल करके जाएगा। तो आप कहोगे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मुझे लिक्विड को बहाना है इसके ऊपर, तो उसकी एक पूरी ऐसे धार बनेगी, एक पूरी धारा बनेगी। क्या बनेगा भाई, पूरा एक धारा बनेगा। अब वो अलग की बात है कि ये जो धारा होगी वो इधर से इधर भी चली गई, फिर इधर जा रही है, फिर इधर से होकर के, फिर ऐसे होकर के इधर से निकल गई। ये कुछ भी हो सकता है, ये मंजूर है मुझे, लेकिन इसकी एक धारा बनेगी, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम प्रवाह, इसको हम फ्लो कहते हैं। ये टुकड़ों में चल करके नहीं जाएगा, ये जब चल के जाएगा तो पूरी एक लाइन बनेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लो, इसीलिए इसको हम प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो अब फ्लूइड में क्या बातें होती है, जब हमने डिस्कस कर ही लिया इस बात को, तो हमने डे वन से समझा था कि अगर कहीं पे फ्लूइड रखी होगी, मान लीजिए हम द्रव की बात करें, इस कंटेनर में रखा, जब द्रव को किसी कंटेनर पे आप रखते हैं तो आप क्या पाते हैं, तो आपको यह दिखता होगा कि सबसे पहले इसने एक पूरी लेयर ऐसी बनाई होगी। ये क्या क्या होगा, पूरी एक ऐसी लेयर बनी होगी, पूरी एक ऐसी लेयर बनी होगी। फिर थोड़ा सा द्रव डालेंगे तो फिर से इसकी दूसरी लेयर इसके ऊपर यहां पर बनेगी, देखिए। फिर अगर द्रव डालेंगे तो क्या होगी भाई, तो इसकी तीसरी लेयर यहां पर बनेगी। यानी ये लिक्विड जब कभी भी जहां कहीं पर भी रखेंगे, आपको ये दिख रही है लेयरिंग्स, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर वाइज चलती जाएंगी ना। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने इसके अंदर में पानी डाला है और पानी इस तरीके से ऐसे ऐसे बन रहा, कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए गेहूं की बोरी हमने कहीं पे उड़ेलनी शुरू करी, तो गेहूं भैया थोड़ी देर बाद ऐसा पहाड़ बनाता हुआ दिखेगा,
यहां पे जहां गेहूं डाले जा रहे हैं यहां पे ऊपर हो गया, और इधर साइड में भैया ऐसे दिख रहे हैं। क्या कभी फ्लूइड में ऐसा हो सकता है क्या? मैं कहता हूं पानी ले लो एज एग्जांपल, मैंने पानी फिक्स कर दिया चलिए इस सेशन भर के लिए। मैं कहता हूं पानी में कभी ऐसा देखने को मिलेगा क्या कि जहां पर मैंने पानी डाली वहां पर ऊंचा टीला बन गया और बाकी जगह ऐसा नॉर्मल दिख रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। अगर मैंने पानी की भी बात करी तो ये कैसा बनाएगा कि लेयर वाइज होगा, जहां भी होगा लेयर वाइज होगा। और इसी लेयर का तो गेम था ना कि बॉटम लेयर वहीं पे है, अपर लेयर उसको है ना रूल ओवर करके, यार मैं ऐसा कहता हूं घर्षण करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, तभी बहाव होता है ना। इसमें भी हम लोगों ने क्या डिस्कशन देखा हुआ है कि अगर इसके अंदर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, सपोज आई एम टेकिंग अ पॉइंट, दिस इज, इसको मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं बॉटम में, चलिए यहां कंसीडर करता हूं। तो इसके ऊपर मैं कहता हूं कि एक मान लीजिए ऐसा एंगुलर फोर्स यहां पे F लग रहा होगा। तो ये क्या करता है भैया, ये अगर आपने F फोर्स लगाया है इसके ऊपर, आपने जब F अमाउंट का फोर्स लगाया है तो ये तली भी इसको रिएक्ट कर रही होगी, एंड रिएक्शन इसका यहां दिख रहा होगा। एट द सेम टाइम जब मुझे दिख रहा है ये एंगल पे लगता हुआ, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं भैया, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल। इसको रिएक्शन को इधर लिखता हूं, ये रहा था मेरा फोर्स। तो ये क्या होगा, ये आप कह सकते हो आर कॉस थीटा है, या ये बराबर ही होगा किसके, आर कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा के। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ एक्शन। जो रिएक्शन जो होता है, जो प्रतिक्रिया बल होती है, वो लगाए गए बल अभिक्रिया बल के बराबर होती है। और इसी का एक पार्ट यहां पर दिख रहा है, दैट इज एफ साइन थीटा, यू में से दैट आर साइन थीटा। इसी को आप चाहें तो आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो भैया लिख ही लेते हैं, है ना। ये बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा के। अभी मामला ठीक है ना। क्या कह रहा हूं मैं, इस स्थिति में मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जितना ये अपथ्रस्ट फोर्स होता है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लग जाता है। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है तो कैंसिल हो गया। अगर अब गलती से हमने इधर की दीवार हटा दी, मिटा दी, लो भैया ये वाली दीवार ही हमने मिटा दी, अभी ये कंटेनर में ऐसा नहीं रखा है, ये दीवार ही नहीं है। जब ये नहीं है तब तो भैया साफ सुथरा आपको क्या दिखने लग गया कि ये जो है एफ कॉस थीटा ये रोल में आ जाएगा। और जब ये रोल में आएगा, एफ कॉस थीटा वाला पोर्शन जब रोल में आ जाएगा, तो एफ कॉस थीटा वाला पोर्शन देखिए करेगा क्या। तो एफ कॉस थीटा वाले पोर्शन की थोड़ी सी बात करता हूं मैं। देखिए अब चूंकि एफ कॉस थीटा है ना, एफ कॉस थीटा क्षैतिज बल कार्यरत होगा, तब द्रव बहना प्रारंभ कर देगी। इसका और मतलब समझ में आया कि जो स्पर्शी बल होता है किसी भी फ्लूइड के ऊपर, वही कारण होता है उसमें प्रवाह के। अर्थात स्पर्शी बल प्रवाह का कारक होता है। जो स्पर्शी बल है यही प्रवाह का कारक। तो अब ये जो फ्लूइड है ये बहना शुरू हो गई, ये जो फ्लूइड है अब ये बहना शुरू हो गई। ये जो फ्लूइड होगी, ये फ्लूइड इस तरीके से बहना शुरू हो गई आगे की तरफ, ये फ्लूइड आगे की तरफ। तो फ्लूइड जब भी बहेगी, जरा ध्यान से देखिए, तो ये नीचे वाली लेयर यहीं कहीं है, ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। इस तरीके से फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब हर एक बार जो ऊपर वाली लेयर है वो आगे की तरफ पहले फॉलो करती है, और इसके बाद यहां जाकर के अगर इसको आपने कहा कि अच्छा तो इसको क्षैतिज सतह दीजिए, मैं इसको एक क्षैतिज सतह दे देता हूं। ये इस एक सतह है जिसके ऊपर इसको बहना है। तो अभी क्या होता है ना, ये यहां पे आकर के गिर रही, ये ऊपर से आकर के ये इस तरीके से आगे की तरफ बहते हुए चले जाते हैं। अब इस पूरे कार्यक्रम में क्या हो रहा है, इस पूरे बहाव के गेम में क्या हो रहा है कि भाई इसके गुजरने की जो तरीके हैं उसको ही ध्यान में रख करके हम दो तरीके के प्रवाह डिसाइड करते हैं। एक तो ऐसे हैं जिनके हर एक पिछले कण अपने आगे गुजरने वाले कण के सारी ही गुणधर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको हम धारा रेखीय प्रवाह में रख। चलिए देखते हैं हम फटाफट से कि जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार से प्रवाहित होता है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक तरल का कण
उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसका अनुसरण उस बिंदु से गुजरने वाले पूर्ववर्ती कणों ने किया था। मतलब मैंने अगर ये लेयर्स ले लीजिए, ये 1 2 3 4 5 ऐसे लेयर्स है बहुत सारी। अगर मैंने किसी भी जगह पे सपोज यहां पर मैंने एक मार्किंग बनाई, मैंने इसको कहा ए, तो इस बिंदु से गुजरने वाले ये सभी कण, इसको ले लीजिए U, इसको ले लीजिए V, है ना, इसको W, कुछ भी ले लीजिए। तो मैं क्या कहता हूं, जब जब ये A से गुजरेंगे तो जो गुणधर्म के साथ में U यहां से गुजरने वाला है, उसी गुणधर्म के साथ में V भी, उसी गुणधर्म के साथ में W भी। कहां से? इस पॉइंट से जब गुजरेंगे तब। अब इस पॉइंट पे गुणधर्म क्या क्या होते हैं? तो इस पॉइंट के गुणधर्म का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी है, तो इसके किसी भी बिंदु पर आपने जब टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट उसकी वेलोसिटी को डिनोट करता है, उसके वेग को बताता है, और वेग की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों ही बताता है। अब क्या हो रहा है ना कि इन सभी बिंदुओं पर, मतलब ए बी सी तीनों ही पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, इनकी वेलोसिटीज की जब मैं बात कर रहा हूं, क्या हो रहा है यहां पर कि भाई अगर यहां से इस वाले कण से, जरा देखिएगा, यहां से एक कण आ रहा है, मान लीजिए P, तो P और एक और कण आ रहा है, इसको कहता हूं मैं Q, है ना, एक और कण आ रहा है R। जब P A पर पहुंचेगा तो P की वेलोसिटी भी कितनी होगी? V1 होगी, और इसी डायरेक्शन में। जब Q इस जगह पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी V1 होगी और इसी डायरेक्शन में होगी, और जब R भी इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी V1 होगी और डायरेक्शन भी सेम होगा। ये तीनों ही कण अलग अलग समय पर B पर पहुंचेंगे तो P की जो वेलोसिटी है जिस दिशा में है, Q की भी उसी दिशा में, R की भी उसी दिशा में, और मैग्नीट्यूड भी उनकी वेलोसिटीज का सेम होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रीमलाइन फ्लो का सीधा मतलब है कि किसी भी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु की बात मैंने करी, इस बिंदु पर जो ये कण फॉलो करेगा, इसके पीछे आने वाला कण भी वही गुणधर्म, उसके पीछे आने वाला भी वही, उसके पीछे आने वाला, मतलब ये जितने भी लोग आएंगे सभी इस बिंदु पर सेम गुणधर्म फॉलो करेंगे। भले ये बात अलग हो, यहां का, इसको x मान लीजिए, इसको मैं y कह देता हूं। ये अलग की पॉइंट है कि ये x पर अलग होगा और y पर अलग होगा, लेकिन ये y बिंदु पर ये सभी सेम होंगे। जैसे x बिंदु पर ये सभी सेम गुणधर्म के साथ में गए थे, वैसे y पर भी सेम जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि x और y भी सेम हो, मतलब जो वेलोसिटी a पर हो वही वेलोसिटी b पर होगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि a से गुजरते वक्त ये सभी कण सेम वेलोसिटी से जाएंगे, b से गुजरते वक्त ये सभी कण सेम वेलोसिटी से जाएंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि a और b की दोनों जगह की वेलोसिटी सेम हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया एक गेट है, उस गेट से जब जब गुजरेंगे तो सभी सेम तरीके से गुजरेंगे, दूसरे गेट पे दूसरी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से गुजरेंगे, लेकिन वहां पर भी गुजरते समय सभी सेम होंगे, भले वो दोनों गेट आपस में सेम ना हो। ए और बी आपस में सेम नहीं है, लेकिन इनसे गुजरने वाला पी क्यू आर जब ए पर जाएगा तो पी क्यू आर तीनों का गुणधर्म सेम होगा, बी पर जाएगा तब भी पी क्यू आर तीनों का गुणधर्म सेम होगा, लेकिन ए के गुणधर्म के बराबर होगा बी का गुणधर्म, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक, आइए, तो भाई हमें पॉइंट समझ में आ गया कि जब कभी भी, है ना, जिसका अनुसरण, ये हम लोगों ने जो स्टेटमेंट देखी थी कि जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार प्रवाहित होता है कि निश्चित बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक तरल के कण उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसका अनुसरण उससे गुजरने वाले पूर्ववर्ती प्रीसीडिंग कणों ने किया था, तो तरल के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह की अपरिवर्ती प्रवाह भी स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, और तरल कण के चलने के मार्ग को धारा रेखा स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ये स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, और ये जो लाइनें जो बनी है इसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। बहुत सारी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको आपने बोलते हुए सुना होगा, आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड जो वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल जो भी मोटिवेशन देने के लिए बात करते हैं, तो बहुत बार आपने सुना होगा उनके मुंह से ये वर्ड स्ट्रीमलाइन, है ना। मैं सब कुछ स्ट्रीमलाइंड चाहता हूं। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या कि जो एक पैरामीटर हमने सेट किया है ना, उसी के अकॉर्डिंगली सब लोग फॉलो करेंगे, वो सब के सब वही गुणधर्म फॉलो करेंगे उस जगह पे, तो ये होती है स्ट्रीमलाइन, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये ध्यान में ये भी रहे कि हर तरल में धारा रेखीय प्रवाह पॉसिबल है, हर तरल में हमारा जो है टर्बुलेंट फ्लो पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि उस वेग का मान,
है ना, वेग का मान कितना रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज ठोसों में संभव नहीं है। ठीक, ठोस में ये चीज संभव नहीं है। धारा रेखाओं की विशेषताएं जरा देखें तो देखिए, धारा रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर तरल के वेग को प्रदर्शित करती है। जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी वेलोसिटी को डिनोट करती है। भाई, दो धारा रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि जब हमने बात करी कि ये स्ट्रीम लाइन ऐसी जा रही है, अगर मान लीजिए इसको कट कर गई, अगर इसने कट कर दिया, इसका क्या तात्पर्य होगा? तो आप कहोगे अच्छा इस जगह पे एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर, मतलब इधर साइड में V2 इधर साइड में V1। क्या एक ही कण पे, एक ही पॉइंट पे तरल दोनों दिशाओं में चल के जाएगा? क्या नहीं जाएगा। जब भी जाएगा किसी एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दो टैंजेंट एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। या यूं कहूं, तरल की दो दिशाओं में जाना एक ही पॉइंट पर संभव नहीं है। तो इसलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मतलब एक तरल इस लेयर में चल के जा रही तो वो निचले वाले में जाके मिक्स नहीं होगी। गैस में जनरली क्या होता है भाई, तो गैसों में वो मिक्सअप हो जाती है, इसीलिए गैसों की स्ट्रीमलाइन फ्लो हम नहीं देख पाते। ठीक है ना, इसीलिए हम बार बार द्रव की बात कर रहे हैं, हम बार बार लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, दो धारा रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि दो धारा रेखा एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात कटान बिंदु पर वेग की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। वेग की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हुई दिखेंगी। धारा रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वेग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु किसी विशेष बिंदु से गुजरने वाले समस्त कणों का वेग वही रहता है। जो मैंने अभी आपसे बात करी, ए पर वेग और बी पर वेग अलग अलग हो सकता है। यहां पे ये और यहां पर ये हो सकता है। ये बी पॉइंट है, यहां V2 हो सकता है, ये ए है, यहां पर V1 हो सकता है। लेकिन ए से गुजरते वक्त जितने भी आएंगे P, Q, R, S, T, ये सब के सब ए पर V1 वेलोसिटी रखेंगे और यही सब लोग बी पर आते से V2 वेलोसिटी रख लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वेग भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु विशेष बिंदु से गुजरने वाले समस्त कणों का वेग वही रहता है। विशेष बिंदु मतलब ए से गुजरते समय सबका सेम होगा, बी से गुजरते समय भी सबका सेम होगा, लेकिन ए का वेग और बी का वेग सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। अतः धारा रेखीय प्रवाह में किसी तरल का किसी बिंदु पर वेग समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। यानी इस ए पर t = 0 हो या t = t सेकेंड हो, आप शुरू में देखिए या कुछ समय के बाद देखिए, इसकी वेलोसिटी v1 ही होगी, ये बदलने वाली नहीं है। मतलब यहां पर वेलोसिटी हमेशा चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। धारा रेखा की आकृति सरल रेखा या वक्री होती है। या तो ये इस तरीके से फ्लो करते, देखिए टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये ऐसे फ्लो कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे फ्लो कर सकते हैं, ऐसे ही फ्लो हो सकती है, ये ऐसे फ्लो कर सकते हैं, या फिर ये कैसे फ्लो करेंगे भाई, तो ऐसे सीधे सीधे। ठीक है, ये यहां पे आपको थोड़ा सा कट लगता हुआ दिख गया तो इसको हटाता हूं, नहीं तो आप बोलो कट लग गया भैया, ये काटेंगे तो कभी नहीं ना, हटा दिया। ठीक है, तो या तो आपको वक्रीय मिलेगा या आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये रही वक्रीय, ये रही स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपको यहां पर डायग्राम्स दिख सकते हैं, लेकिन कभी भी दो लेयर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो लेयर्स कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। ठीक, कारण भी आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी के एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और स्ट्रीमलाइन ट्यूब की बात करते हैं। इसको कहते हैं भैया इस तरीके से स्ट्रीमलाइन ट्यूब है। अच्छा, एक पॉइंट समझ में आती है ना, इसको देखिए ना जरा ध्यान से, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ठीक है, एक अभी आने वाला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी, वहां पर भी कुछ बातें समझेंगे क्या है इन दोनों जगहों पे, जरा ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या बोलता हूं, एक यहां पर ऐसा एक रिंग बना लेता हूं मैं, एक मैंने यहां पर रिंग बना ली है मेरे खुद के लिए, एक रिंग यहां पर बना लेता हूं। आपको क्या लगता है जब इस समय यहां से ये निकल रहे होंगे, ये इनकी जो भी वेलोसिटीज रही होगी, ए v1 v2 v3 v4, जब यही चीजें जब यहां पे जाएंगी तो आपको पता है यहां पर इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इनकी वेलोसिटीज बढ़ जाएगी। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, ये एक पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, ये वेलोसिटी बढ़ेगी, ये करो घुमाए, ये घूमेंगे, चलेगा, सब कुछ मंजूर है। लेकिन ए पर सबकी वेलोसिटी v1 है तो बी पर सबकी वेलोसिटी कितनी v2 हो सकती है।
मतलब अब एक पॉइंट, इस वाले लेयर की वेलोसिटी v2, इस वाले लेयर की v1, अगर मैं इसको कहूं कि भैया इसके नीचे वाले की v1 डैश है तो यहां पर इसकी v2 डैश हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि ये ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला है इन दोनों की भी वेलोसिटी सेम, मतलब इसमें अपेक्षिक गति हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम तरीके से चले। हाँ, यह जरूरी है कि ये एक दूसरे को ऐसा जाके काटेंगे नहीं, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनकी वेलोसिटीज ऊपर नीचे ए पर सबकी सेम होगी, नहीं। यह बात है कि ये v1 वेलोसिटी से जा रहा तो इसके आने वाले सभी कण v1 वेलोसिटी से गुजरेंगे, कब? जब a पर पहुंचेंगे तब। और यही सारे कण जब b पर यहां पर पहुंचेंगे तो ये v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं। लेकिन वही इसके नीचे वाली लेयर की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी v1 डैश है a पर, और b पर इसके नीचे वाले की कितनी है? v2 डैश है। मतलब हॉरिजॉन्टली जब आप ऊपर नीचे, मतलब वर्टिकली जब आप ऊपर नीचे चल करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग होगी, चलेगा भैया। लेकिन किसी एक बिंदु को फिक्स कर दिया तब उससे गुजरने वाले सभी कण समान जाएंगे। तो देखिए, धारा रेखाओं से निर्मित काल्पनिक नली को धारा रेखीय नली कहते हैं। इस नली के एक सिरे से जितना तरल प्रवेश करता है दूसरे सिरे से उतना ही तरल बाहर निकल जाता है। इस नली की दीवारों से होकर तरल ना तो प्रवेश कर सकता है और ना ही बाहर जा सकता। क्या पॉइंट समझ में आया? जितना लिक्विड यहां पे आयतन में अगर मैं बात करूंगा, जितना आयतन लिक्विड की यहां पर गई थी उतनी ही आयतन यहां से बाहर भी निकलनी है। तो अभी सी बात है, इनकी वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी ना। ये v1 कम होगा, v2 ज्यादा होगा, मैं साफ सुथरा कह सकता हूं। आप बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया कम हो रहा है ना, एरिया कम हो रहा है तो फ्लो जो है वो तेज हो जाएगा, तभी तो जितना यहां से इंसर्ट किया उतना वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हो, हालांकि इसको अभी मैं अगले सेशंस में अभी डिस्कस करने वाला हूं कि एरिया का क्या गेम होता है। आपने देखा होगा जो गार्डन पाइप होता है, नॉर्मली पानी इसमें से जब गिर रहा होता है ये ऐसे गिर रहा होता है। अब आपने क्या किया, यहां जैसे ही आधा इसका एरिया क्या किया, बंद किया, तो आप फ्लो देखते हो ऐसे सीधे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट समझिए कि यहां पर एरिया ज्यादा था, इधर जाकर के कम हो रहा, तो ऑब्वियसली वहां पर फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जरा स्ट्रीमलाइन ट्यूब। आपको समझ में आ गया, ये कट नहीं करने वाले, हमेशा अगले वाले पार्टिकल को पिछले वाला जो कण होगा वो हमेशा फॉलो करने वाला है। अब आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी पे। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है भाई? तो आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो दिख रही है, हम टर्बुलेंट फ्लो की और बात कर लेते हैं, फिर हम क्रिटिकल की बात करेंगे। टर्बुलेंट की बात करते हैं, टर्बुलेंट मतलब विक्षुब्ध प्रवाह की बात करें। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, कहीं भी जाना है, कहीं भी कोई भैया ईमान धर्म नहीं है, जहां मर्जी पड़ा है उधर से चलते चले जाओ, इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो अब आपको याद दिलाता हूं, नया नया नल खरीद के ले आते हैं, जब एकदम नया सा नल खरीद करके ले आए हैं आज ही आज, तो ये कैसा फ्लो देता है। और इसी नल को जब हमने, मैं टर्बुलेंट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ही आपको जो हमारा क्रांतिक वेग था उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखिए, जब आपके पास में पता है ऐसा वाला नल था, ऐसा वाला, तो इससे जो पानी निकल रहा था ना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे, कोई भी लेयर एक दूसरे लेयर को कट नहीं कर रही है। कोई भी लेयर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरे लेयर को कट नहीं कर रही है। लेकिन जब यहां से निकल रहा था ना, फ्लो कैसा हो रहा है पता है? आपने नल थोड़ा सा खोला है, बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे पानी आ रहा है। नल को थोड़ा सा खोला है, पानी बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने नल को और खोल दिया तो आपको पता है यही पानी कैसा होने लगता है, ऐसे क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, ऐसा कुछ तो भी ऐसे 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 कुछ भी चलता है पानी। अब इसमें बताइए दोनों में डिफरेंस। यानी यहां पर अगर मैं कहता हूं तो इसको मैं कहता हूं ये स्ट्रीम लाइन है, ये धारा रेखीय प्रवाह है। जबकि इधर वाले की बात अगर मैं कहता हूं तो ये टर्बुलेंट फ्लो है भैया, ये विक्षुब्ध प्रवाह है। तो विक्षुब्ध प्रवाह आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी नहीं है भैया, कोई भी लेयर किसी भी लेयर में जाकर के मिल जाएगी, अपने नेक्स्ट पार्टिकल नेक्स्ट
जो पार्टिकल जो जा रहा है उसको उसके प्रीसीडिंग वाले को कोई फॉलो करने वाला नहीं है कि भैया आगे जो चल के, जैसे मान लीजिए यहां पर एक बिंदु बना है ए, यहां पर ये वाला जो कट गया दूसरा भी वैसे ही जाएगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी होंगे, सब अनियमित हो गया, हर कुछ ही जा रहा है, ऐसे चल करके जा रहा है। ये पानी इधर जा रहा है, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, ऐसे चल के जा रहा है। तो ये तो भैया बड़ा ही अजीबोगरीब बात होगी। तो इसको विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। हम विक्षुब्ध प्रवाह के बारे में अभी और पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा समझते हैं इन दोनों के बीच में एक लाइन है, इन दोनों प्रवाहों के बीच में, इसको मैं कहता हूं धारा रेखीय प्रवाह है, VS कह लेता हूं। यह हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, इसको VT कह लेता हूं। तो VS और VT के बीच में, VS और हमारा ये VT के बीच में एक लाइन है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल, इसको हम कहते हैं क्रांतिक वेग। मतलब धारा रेखीय प्रवाह का, यानी धारा रेखीय वेग का ये जो क्रिटिकल है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इस नल को खोल रहा हूं, शुरुआत में तो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन गिर रही है, थोड़ा सा और खोल लो, एक ऐसी लिमिट आएगी ना जिसके जस्ट बाद खोलेंगे तो ऐसा पानी आने लगेगा, और थोड़ा कम करेंगे तो बिल्कुल ऐसा आने लगेगा। तो वही वाली लिमिट है जिसके बाद स्ट्रीमलाइन इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। वो मैक्सिमम वेग जिसके बाद धारा रेखीय प्रवाह बदल जाएगा विक्षुब्ध प्रवाह में, इसी को हम कहते हैं क्या भाई, हमारा क्रांतिक वेग। ठीक है, अब इससे पॉइंट हमें क्लियर हो गई। तो अभी हम आएंगे विक्षुब्ध वेग पे, हम इस पे जरूर आ जाते हैं। ठीक है, हम अभी इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ये जो चल रहा है ना, हमारा क्रांतिक वेग अब क्या होगा। तो देखिए, किसी तरल का प्रवाह तब तक धारा रेखीय बना रहता है जब तक कि उसका वेग एक निश्चित वेग से कम बना रहे। अगर ये क्रांतिक वेग से, यहां पे है क्रांतिक वेग, इससे अगर कम है तो यह धारा रेखीय है, और इससे अगर बढ़ गए तो ये विक्षुब्ध बन जाएगा। क्या बन गया, विक्षुब्ध प्रवाह। तो देखिए, कह रहे हैं ना कि धारा रेखीय बना रहता है तब तक उसका वेग एक निश्चित वेग से कम बना रहता है। जब तरल प्रवाह का वेग इस निश्चित वेग से अधिक हो जाता है, तो उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह नहीं रह पाता। इस निश्चित वेग को ही क्रांतिक वेग कहते हैं। इससे जैसे ही ज्यादा होते हैं तो अब वो धारा रेखीय नहीं बचा, तो उसी को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। इन वर्ड्स, अगर अलग वर्ड्स में कहूं डेफिनेशन के टर्म में, तो मैं कहता हूं क्रांतिक वेग तरल प्रवाह का वह अधिकतम वेग है जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है। धारा रेखीय प्रवाह का मैक्सिमम वैल्यू जहां तक कि वो धारा रेखीय बनी हुई है, इसके बाद वो विक्षुब्ध होने जा रही है, इसी वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रिटिकल क्या होता है भाई, क्रिटिकल कंडीशन इसी को कहते हैं ना कि भैया या तो बच जाएंगे या निकल लेंगे। तो भैया ये क्रिटिकल ही तो है, या तो इससे कम रहोगे तो धारा रेखीय रहोगे, इससे ज्यादा हो गए तो विक्षुब्ध हो जाएंगे। तो ये क्रिटिकल कंडीशन ही हुई ना। दो बिल्कुल विपरीत कंडीशन एक दूसरे के, उसके बीचों बीच की जो सिचुएशन होती है उसको क्रिटिकल कहते हैं। तो ये क्रांतिक वेग या तो धारा रेखीय जो प्रवाह है ना, और विक्षुब्ध प्रवाह है, उनके बीच में एक है ना बॉर्डर लाइन है। मतलब मैक्सिमम वेग धारा रेखीय प्रवाह का, जिसके बाद वो विक्षुब्ध हो जाएगा, उसको ही हम कहते हैं क्या भाई, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हटा दिया जाए। हमें बात करनी है यहां पे हमारे विक्षुब्ध प्रवाह की, टर्बुलेंट फ्लो की। तो स्ट्रीमलाइन समझ में आएगा, टर्बुलेंट भी इन शॉर्ट आपको समझ में आ चुका है कि भैया अब उसके है ना पार्टिकल्स फॉलो नहीं करने वाले प्रीसीडिंग टर्म को। तो देखिए ना जरा इसको कैसे कहते हैं। तो मैं कहता हूं जब तरल का वेग एक निश्चित वेग, जिसे क्रांतिक वेग कहते हैं, से अधिक हो जाता है, तो उसका पथ टेढ़ा मेढ़ा यानी अनियमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल कण उस पथ का अनुसरण नहीं कर पाते। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा तेजी से उनको भेजोगे तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, हर कहीं चलेंगे, कहीं तो भी। तो अब वो अनुसरण नहीं करेंगे उनके पार्टिकल्स, जिसका अनुसरण पूर्ववर्ती कणों ने किया था।
तरल के इस प्रकार के प्रवाह को ही हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तरल के इसी प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब किसी तरल का प्रवाह अनियमित मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है तो इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को परिवर्ती प्रवाह भी कहते हैं। अपरिवर्ती में क्या था? जो एक बार फ्लूइड इधर आगे बढ़ गया वो बढ़ गया, वापस नहीं आएगा। ये तो ऐसा चल करके जाएगा, हो सकता है ऐसे वापस मुड़ करके आ जाए, ऐसा मुड़ जाए, ये हो सकता है ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाए, इधर से मुड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये परिवर्ती प्रवाह है, इस नाम को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर कहीं अपरिवर्ती प्रवाह की बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो की। अगर परिवर्ती प्रवाह की बात हो रही है, इसका मतलब विक्षुब्ध प्रवाह की बात हो रही है, टर्बुलेंट फ्लो की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। चलिए, तो अब क्या करें भाई? तो अब जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं और उसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट से। तो देखिए, धारा रेखीय प्रवाह की बात करें तो इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग वही रहता है और प्रत्येक कण आगे जाने वाली कण के पथ का अनुगामी होता है। जो आगे चल करके गए हैं ना, उन्हीं के पथ का अनुसरण करता है। और किसी भी एक बिंदु पर अगर बात करेंगे तो उस बिंदु से गुजरते समय सभी कणों का वेग सेम रहेगा। इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। अब इसलिए विक्षुब्ध भाई कुछ भी फॉलो नहीं करता, हर कहीं रैंडमली कहीं भी जा रहा है। इस प्रवाह में कण का वेग क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। धारा रेखीय प्रवाह है मतलब क्रिटिकल से कम होगा या क्रिटिकल के बराबर भी होगा तो भी चलेगा। इसमें कण का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। विक्षुब्ध है, क्रिटिकल से ज्यादा होगा तभी जाके वो टर्बुलेंट फ्लो बनेगा, है ना। आगे बात करते हैं तो देखिए, इस प्रवाह में कणों का वेग सरल रेखा या वक्री होता है। या तो वो वक्र में चलेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे। कणों का मार्ग अनियमित और टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे कि सीधे चलेंगे कि टेढ़े मेढ़े चलेंगे कि वक्र में चलेंगे, कुछ नहीं फॉलो कर रहा हर कहीं। प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व तो नियत रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, धारा रेखीय प्रवाह में हर एक बिंदु पर तरल का जो दाब होगा और उसका जो घनत्व होगा वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व भिन्न भिन्न हो सकता है। अभी कहीं पे मान लीजिए वो मुड़ मुड़ करके खूब सारी हाइट बना रखी है तो वहां पे उनका दाब बढ़ जाएगा, बदल जाएगा, घनत्व भी बदल सकता है। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेसिकली। तो पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भैया, श्यान द्रव किसको कहेंगे, मतलब विस्कस लिक्विड किसको कहेंगे। विस्कस लिक्विड मतलब उस द्रव को श्यान द्रव कहते हैं जिसमें श्यानता होती है ना। श्यानता का मतलब क्या है भैया? गाढ़ापन उसका, जिसकी वजह से आप अगर उसको फ्लोट कराना चाहते हैं तो वो आपका विरोध करे, या आप उसमें किसी ठोस को डुबाना चाहते हैं तो वो उस ठोस को डुबाने का विरोध करे। इसको हम कहते हैं भैया हमारा विस्कस लिक्विड, इसको हम कहते हैं श्यान द्रव। अब नॉन विस्कस लिक्विड क्या होती है, अश्यान द्रव क्या होता है? तो कहते हैं उस द्रव को अश्यान द्रव कहते हैं जिसमें श्यानता नहीं होती। मतलब जो हमने श्यान बल की बात करी थी ना, F=6 पाई ईटा RV, ये इसमें होती है और इसमें कह रहे कि भैया ये इसका मान कितना होता है, इसका 0 हो जाए मान, मतलब शांता हो ही ना। शांता नहीं होने का मतलब कि भैया आप ये कह सकते हैं कि दो लेयर्स के बीच में अपेक्षिक गति कराने पर कोई भी विरोधाभास ना हो, कोई भी उसको अपोज ना करे। अगर अपोज कर रहा है मतलब श्यान है, अगर अपोज नहीं कर रहा अपेक्षिक गति का मतलब वो अश्यान है। अगला अच्छा, ये अश्यान द्रव जो है ना, ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। मॉलिक्यूलर थ्योरी को गलत तो नहीं ठहरा सकते ना। एक पानी, एक लेयर है लिक्विड का, उसके ऊपर दूसरी लेयर है लिक्विड की, एक तीसरी लेयर है, तो भैया दो लेयर्स जब आगे चलेंगे, एक ऊपर की लेयर आगे चलेगी तो उसमें अपेक्षिक गति होगा, वहां घर्षण मिलेगा, लिक्विड फ्रिक्शन मिलेगा भाई। तो ये थ्योरेटिकली सत्य है, सिर्फ और सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, होता कुछ नहीं है। अगला, असंपीड़ित द्रव। उस द्रव को असंपीड़ित द्रव कहते हैं जिसका आयतन या घनत्व प्रवाह के दौरान नियत रहता है। जब आप फ्लोट करा रहे उसको तो उसका आयतन भी कांस्टेंट होगा और उसका घनत्व भी कांस्टेंट होगा। अधिकांश द्रव लगभग असंपीड़ित होते हैं क्योंकि उनको दबाने पर उनका घनत्व या आयतन नगण्य परिवर्तन होता है। असंपीड़ित द्रव का जैसे हमने बात करी, तो जब हम उसके ऊपर दाब लगाए तो उसके अंदर संपीड़न नहीं होना चाहिए, मतलब उसका आयतन नहीं बदलना चाहिए, उसका घनत्व नहीं बदलना चाहिए। गैस नहीं होते,
गैस बदल देते हैं। गैस में जैसे ही आपने दाब बढ़ाया उसका आयतन भी बदलता है और घनत्व भी। आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, जैसे आपने पंप में किया था, हवा भरने के पंप में। हम हमारे पिछले चैप्टर में खूब बातें करी इसकी। तो हमने जैसे पंप में हवा भरने के लिए पंप को दबाया, तो जब पंप नीचे की अवस्था में आता है तो आप देखते हैं कितना कम आयतन बचता है, बहुत कम। उस समय वायु का घनत्व तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि जो वायु के कण दूर दूर थे उनको आपने संपीड़ित करके कम में कर दिया। तो वायु संपीड़ित होते हैं, वो संपीड़ित होते हैं। इसीलिए तो हमारा जो फ्लूइड पार्ट है ना, फ्लूइड के दो टुकड़े कर दिए हमने। एक तरफ हमने कहा लिक्विड और एक तरफ हमने कहा गैस, क्योंकि ये वाली जो कहानी है कि भैया अगर आप रखते तो बह जाएगा ये द्रव और गैस दोनों में। लेकिन जब संपीड़न की बात आती है तो कहते हैं कि द्रव असंपीड़ित होते हैं लगभग, जबकि गैस पूरी तरीके से संपीड़ित होते हैं। भैया वो संपीड़ित हो जाते हैं। तो यही तो चीज है ना जो उसको अलग करती है। लिक्विड जनरली असंपीड़ित होते हैं, है ना, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत संपीड़न देखने को मिलेगा। जब बहुत उच्च दाब की बात करेंगे तो संपीड़न मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं लगभग सभी असंपीड़ित होते हैं, लगभग। तो ये आइडियोलॉजी ही नहीं है सिर्फ, ये रियलिटी में भी दिखेगी। लेकिन अशांत तो पूरी तरीके से आइडियल सोच है सिर्फ। चलिए, जब आदर्शवादिता की बात चलिए तो आदर्श तरल की बात करते हैं। तो आदर्श तरल उस तरल को कहते हैं जो कि असंपीड़ित हो, मतलब जिसमें संपीड़न नहीं कर सकते, जिसका आयतन आप नहीं बदल सकते, और नॉन विस्कस हो, जो कि अश्यान हो। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, तो इसीलिए इसको आदर्श कहते हैं। यह वास्तव में कभी पॉसिबल नहीं है। देखिए जरा पढ़ते हैं। उस तरल को आदर्श तरल कहते हैं जो अश्यान और असंपीड़ित होते हैं। क्या बात समझ में आई? वैसा तरल को आदर्श तरल कहेंगे जो अश्यान हो और असंपीड़ित हो। आदर्श तरल का प्रवाह स्थायी होता है, मतलब स्टडी होता है, तथा घूर्णी मतलब इरोटेशनल होता है। अघूर्णी का मतलब क्या हो गया? स्थायी होगा, परिवर्ती नहीं होगा, स्ट्रीमलाइन चलेगा। भाई प्रकृति में ऐसा कोई भी तरल नहीं है जो आदर्श तरल की तरह से बिहेव करे। लो भैया, आखिरी में सब कुछ मिला दिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से ये थ्योरेटिकली सत्य है। अब थ्योरेटिकली सत्य क्या मतलब क्या? तो थ्योरेटिकली सत्य का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हमें कुछ सोचना होता है ना कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हम तो हर कुछ ही सोच लेते हैं ना, है ना। ऐसा ही सोचता है ना कि भैया क्या अगर आपको कहीं पर भी आइडियल चीजें सोचनी होती है तो ऐसे ही सोचा जाता है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो क्या है भैया, वो एक तरीके से हमने क्या सोचा कि एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, तो ऐसा 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 होना चाहिए, पूरी बखान कर दी। अब रियलिटी में वैसा मिल पाना तो थोड़ा सा मुश्किल का काम है ना भाई, है ना। जैसे घर में अभी थोड़े से और बड़े हो गए, थोड़े से बड़े मतलब कॉलेज वॉलेज हो जाएगा, कहीं जॉब वॉब लगने की कहानी हो जाएगी, तो घर में शादी की बात चलनी शुरू होगी। और जैसे ही शादी की बात चलती है तो हमारे दिमाग में तो आइडियल ही चलता है ना भाई, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हकीकत भैया इससे बहुत अलग है। हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हकीकत में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, चलो जोक सपाट, बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, आइडियल ही सही है, थ्योरेटिकली सही है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में ऐसी कोई चीज नहीं होती। बट जितनी भी थ्योरीज देनी होती है हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं ना, तो उस स्टैंडर्ड के लिए ध्यान में रखेंगे कि वो अश्यान होगा, मतलब नॉन विस्कस होगा, और असंपीड़ित होगा। ठीक है, इनकंप्रेसिबल होगा। ठीक है भैया, तो करते हैं अब अपन इसको यहीं कहीं पर समाप्त। ठीक है, इस सेशन को यहीं कहीं समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो दो टर्म्स पढ़ने थे उन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमने फ्लो के बारे में पढ़नी थी, हमने फ्लो के बारे में पढ़ लिया। हमने टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन दोनों ही फ्लो के बारे में पढ़ा। तो मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरीके से कमिटेड है भाई हमेशा से एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेसिस पर है। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए लागू होता है। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए ई बुक्स एंड ई नोट्स, जो कि अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।